नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में चर्चा आज उत्तर प्रदेश में मंगलवार को शाम को पीएन पाठक, कुशीनगर से विधायक पीएन पाठक के घर हुई ब्राह्मण सहभोज की। ये शीतकालीन सत्र का दूसरा आखिरी दिन था। आज शीतकालीन सत्र खत्म हो गया। ऐसी ही तस्वीर जब मॉनसून सत्र शुरू हुआ था तब रामवीर सिंह जो कुंदरकी से विधायक थे, उनके घर पर ठाकुरों की भोज हुआ था और तब भी कहा गया था नहीं, सब बुलाए गए हैं। बीजेपी में ये बैठकें क्यों हो रही हैं? इन बैठकों का मतलब है क्या? इस बैठक से निकलने वाला क्या है? ये 32 से 35 विधायक जो विधान परिषद और विधानसभा के थे, वो बैठे, उनसे क्या हासिल क्या होने वाला है? वो क्यों कह रहे हैं कि वो ब्राह्मण अस्मिता के लिए एकजुट हुए थे? क्योंकि एक चीज तो तय है कि समय देखना पड़ेगा। शीतकालीन सत्र का दूसरा आखिरी दिन था, अच्छे खासा सदन चला और आज मुख्यमंत्री का भाषण भी हुआ, लेकिन उससे पहले क्यों ये बैठक? इस बैठक पर बीजेपी तो ये कह रही है कि इसको गलत मायने में देखा जा रहा है। सामने आए सबसे पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जबकि शिवपाल यादव ने तो दूसरा ही फ्रंट खोल दिया। जब आज सुबह उनसे इस बारे में पूछा गया तो बोले सबको खुला ऑफर है, साथ आए, ब्राह्मणों की अस्मिता बचाएं, समाजवादी पार्टी के साथ आए। फिर आज मुख्यमंत्री की सदन में बोलने की बारी थी। उन्होंने भी खूब बताया। उन्होंने शिवपाल को भर्ती का मास्टर बता दिया। शिवपाल उस समय सदन में ही थे। ये क्या लड़ाई है? 27 से पहले ठाकुर ब्राह्मण बैठकों का क्या संदेश है देना चाह रहे हैं? क्यों ये संदेश देने की कोशिश है या एक महज बैठक है? इसको बड़ा करके दिखा रही है समाजवादी पार्टी। पहले ये रिपोर्ट देखिए, इसके बाद मेरे साथ जुड़ेंगे पंकज चतुर्वेदी और विशाल कसोधन, हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ेंगे। प्रदेश की सियासत में एक बार फिर बंद दरवाजों के भीतर हुई बैठक चर्चा का विषय बन गई है। दरअसल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन राजनीति के गलियारों में उस वक्त हलचल हुई जब भाजपा विधायक पंचानंद पाठक के आवास पर ब्राह्मण विधायकों का जमावड़ा देखने को मिला। बीजेपी और अन्य दलों के कुल 52 एमएलए और एमएलसी कुशीनगर विधायक के आवास पर पहुंचे और कई घंटों तक एक बैठक की, जिसे सहभोज का नाम दिया गया। ऐसे में इस मीटिंग को लेकर अब चर्चा है कि आखिर इसके पीछे की असली कहानी क्या है। बता दें, मॉनसून सत्र के दौरान क्षत्रिय विधायकों की कुटुंब बैठक ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। अब उसी तर्ज पर ब्राह्मण विधायकों ने भी एकजुटता दिखाई। सूत्रों की माने तो सत्तासीन पार्टी के भीतर कुछ ब्राह्मण विधायक और नेता अपनी अनदेखी से नाराज है और इसी वजह से यह बैठक ब्राह्मण समाज के राजनीतिक रसूख को लेकर अपने शक्ति प्रदर्शन की एक कोशिश है। इस बैठक में पूर्वांचल और बुंदेलखंड के करीब 40 से 50 ब्राह्मण विधायक और एमएलसी शामिल हुए, जिनमें ज्यादातर भाजपा के थे, लेकिन अन्य दलों के ब्राह्मण नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। बता दें, यूपी विधानसभा में कुल 52 ब्राह्मण विधायक है, जिनमें से 46 भाजपा के हैं। ऐसे में यह गोलबंदी भाजपा और योगी सरकार के लिए नई चुनौती बन सकती है। देखिए, वो दर्द बाहर निकल के आ रहा है, जो दर्द लगातार लंबे समय से है, पर वो कहा भी नहीं जा रहा और अब सहा भी नहीं जा रहा। तो वो दर्द निकल करके इन बैठकों के माध्यम से बाहर आ रहा है और ये सारे पीड़ित उपेक्षित लोग हैं जिनकी सरकार में सुनवाई नहीं हो रही और कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उनकी ताकत दिखाई पड़े और सरकार में उनकी कुछ हद तक सुनवाई हो सके। देखिए, एक तरफ बट रही है मलाई और एक तरफ बेचारे बाटी चोखा में खुश हैं।
तो ये अपनी अपनी क्षमता है, कौन क्या हजम कर पा रहा है। यहाँ बड़ी मुश्किल से बाटी चोखा का इंतजाम हो पाया और कुछ लोग सीधी सीधी सत्ता की मलाई खाने का काम कर रहे हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है, ऑल इज वेल है। इस नाते की बैठक किसी की यहाँ भी आहूत की जाती है तो भोज के, हमको तो जानकारी है कि भोज पर बुलाया गया था। अब उसको देखने का सबका अलग अलग चश्मा है तो क्या करें। तो उस बैठक के बाद क्या रिजल्ट निकला, कुछ रिजल्ट निकला? इस बैठक का भी कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। क्योंकि ये जाति प्रमाण पत्र देने का प्रदेश है कि अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, पिछड़ी जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, हर जाति का यहाँ गर्व है। तो हर जातियों का अपने पर गर्व होता है ना, इनकी बैठक होनी चाहिए। होती ही सामाजिक एकता ही राजनीतिक एकता है, सामाजिक ऊर्जा ही राजनीतिक ऊर्जा में आता है। तो हर जाति को अपने समाज के प्रति सचेत होना, राजनीतिक हिस्सेदारी तय करना, मांगना, क्योंकि लोकतंत्र बिना आवाज उठाए मिलता नहीं है। माँ बच्चा जब चिल्लाता तभी कुछ पाता है। तो ये सरकारें हैं ना, सरकार अभिभावक है, तो हर एक जाति को अपने अपनी एकता कायम करके उनको आवाज उठाने का हक है। हम भी इकट्ठा करते हैं। अभी 13 जनवरी को संकल्प दिवस है, तो हमारे ज्यादातर उसमें 90% निषादी रहते हैं, बाकी और जातियां उनके विकास के लिए आ रहे हैं। तो उसे क्या करना, हर जाति को। देखिए, उसमें राजनीतिक और सामाजिक विषयों पे ही चर्चा रही है और ये एक सहभोज के रूप में वहां पर था। हमारे कुछ माननीय विधायकगण ने आपस में विचार विमर्श करके और सूचित किया कि सहभोज कार्यक्रम में, तो हम लोग वहां गए भी। लेकिन अच्छा रहा कि ये राजनीतिक, और जब इकट्ठा होंगे राजनीतिक लोग इकट्ठा होंगे तो राजनीतिक से चर्चा भी होगी और सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर चर्चा हुई। हम सब की जो पीड़ा है वो ये है कि हमने तो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए सदियों से अपना सर्वस्व दिया है, बलिदान किया है, प्राणों की आहुति दी है। परंतु हमारे साथ इसी हमारे समाज में जिस प्रकार का भेदभाव किया जाता है, सारे जितने भी प्रकार के अन्य लोग हैं आजकल राजनीति में सक्रिय हैं, तो वो सारा आरोप ब्राह्मणों पे ही मढ़ देंगे, ब्राह्मणों के ऊपर ही आरोप मढ़ करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे। वहीं बीजेपी विधायकों की बैठक पर समाजवादी पार्टी के महासचिव और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव ने तंज कसते हुए कहा कि उन सभी ब्राह्मण नेताओं को सपा के साथ आ जाना चाहिए। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल की ओर से भी इस मामले पर पोस्ट करते हुए जमकर निशाना साधा गया। पोस्ट में लिखा गया, भाजपा के सभी नेता लीडर नहीं लोडर है। न जाने कितनी हत्याएं, बलात्कार हुए, लेकिन किसी मामले में ब्राह्मणों को न्याय नहीं मिला। देखिए, आप लोगों के द्वारा ही पता चला था, पिछले सत्र में भी किसी वर्ग की मीटिंग बुलाई गई थी और फिर बुलाई गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जात में बांटते हैं। हम तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिलेगा। बता दें, यह पहली मर्तबा नहीं है जब जाति आधार पर विधायकों की बैठकों ने सियासी हलचल बढ़ाई हो। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में ठाकुर, कुर्मी और लोध समुदाय के विधायक भी ऐसी ही मीटिंग्स कर चुके हैं। अब ब्राह्मण विधायकों का एक साथ आना चर्चा का विषय बन गया है, खासकर ऐसे वक्त में जब कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज है। अब सवाल यही है कि क्या ये महज एक सहभोज था या फिर सत्ता के संतुलन को लेकर कोई बड़ा संदेश। तो आपने देखा कि सहयोगी बता रहे हैं, एक सहयोगी पियर के चच्चा जो पीला गमछा डाल के वो बता रहे हैं ये तो सब है, कुछ हुआ क्या? तो वहीं संजय निषाद कह रहे हैं बच्चा जब चिल्लाएगा तभी कुछ मिलेगा। तो क्यों बच्चे चिल्ला रहे हैं, क्या पा रहे हैं? सीधे जुड़ते हैं अपने दोनों साथियों के साथ, पंकज चतुर्वेदी और विशाल कसोदन के साथ। पंकज जी, क्या लखनऊ में बैठे बैठे अच्छा खासा विधानसभा सत्र चल रहा था, शीतकालीन सत्र में आखिरी दिन आपने हलचल पैदा करवा दी। ऐसा ही आपने मानसून सत्र में किया था, तब ठाकुरों की बैठक करवा दी थी, निकला तब भी कुछ नहीं और अब की भी कुछ नहीं। लेकिन चर्चाएं इस सर्द मौसम में बड़ी तेज गर्माहट ला रही हैं। देखिए, इस बार शीतकालीन सत्र चूंकि आज ही खत्म होना था और उसके एक दिन पहले
ये बैठक हुई तो एक बार शीतकालीन सत्र और विधानसभा सत्र को लेकर के चर्चा हुई, नहीं तो सत्र खत्म चला हो जाता, मतलब स्थगित आज हो जाना था, उस तरीके की चर्चा नहीं हो पाई। तो इसी की बैठक के बहाने उत्तर प्रदेश की सियासत की चर्चा हुई, नए प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के आए, उसके बाद ये चर्चा हुई कि नए साल में मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, कई सारे नए चेहरे आएंगे, कुछ लोग हटाए जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये बैठक भाजपा के कुछ विधायकों ने, जो ब्राह्मण विधायक हैं, उन्होंने किया। ठीक इससे पहले जब अगस्त में मानसून सत्र चल रहा था तो 2 बैठक ठाकुरों की कुटुंब परिवार के नाम से हुई थी। एक निजी होटल कार्ड में हुई थी, पहले दिन रामवीर सिंह ने किया था, जो कुंदरखी से चुनाव जीत के उपचुनाव आए थे। उसके दूसरे दिन होटल गोमती में जयवीर सिंह ने भी बैठक की थी। तब इसको लेकर के बड़ी चर्चा हुई थी। उसके बाद ही कहा गया कि पूरी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को भेजी गई और सार्वजनिक रूप से इस तरीके की बैठक न की जाए। इससे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने विधायकों को नसीहत दी। लेकिन उसी समय ये प्लान बना था कि ये ब्राह्मण विधायक भी बैठक करेंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी देखा जाए तो बांदा से विधायक प्रकाश द्विवेदी, पीएन पाठक कुशीनगर और रमेश मिश्रा बदलापुर जौनपुर से विधायक आगे आए थे और उन्होंने बड़े कार्यक्रम का आयोजन की बात की थी। लेकिन चूंकि उस समय इतना मामला हाईलाइट हुआ, ठाकुर वर्ग के जो विधायकों ने कुटुंब के नाम पे बैठक की, तब प्रदेश नेतृत्व के दबाव में उस वक्त बैठक नहीं हुई। नहीं तो उसी समय दोनों बैठकें आमने सामने होती, 2 बैठक उसकी हो चुकी थी और उसके बाद ब्राह्मण की होने वाली थी। तो मानसून सत्र में नहीं हुआ और वो बात चलती रही। अब जब शीतकालीन सत्र चल रहा था, 3-4 दिन का सत्र था, अनुपूरक बजट भी आना था, अनुपूरक बजट आ गया। उसके बाद मंगलवार शाम को पीएन पाठक का जो आवास है, सरकारी आवास है, विधायक आवास डालीबाग में मंत्री आवास, वहां पे एक कार्यक्रम रखा गया और इसमें करीब 35 से 40 विधायक बताए जा रहे हैं कि आए थे। बहुत सारे चूंकि जो विधायक आए उनका सिग्नेचर हुआ, हस्ताक्षर हुआ, मोबाइल नंबर लिखा गया। एक लिस्ट तो आई लेकिन कोई लिस्ट नहीं आई। बहुत सारे लोग आते गए और वापस चले गए। कार्यक्रम 7 बजे से 11 बजे तक था। ये हवा कैसे नहीं लगी? डालीबाग से लेके और 5 कालिदास मार्ग तक बहुत बड़ी जगह नहीं, बहुत बड़ा फासला नहीं है। डालीबाग बीच में 10-90 चौराहा और पहुंच गए। कहां कौन तार नहीं जुड़वा पाया? जो ये बैठक, कितना चर्चा तो हो गई ना, निकलेगा न ठाकुरों की बैठक से कुछ निकला, ना इससे कोई बगावत होने जा रही, लेकिन चर्चा है। चर्चा भी है और इससे भारतीय जनता पार्टी का नुकसान भी है। दोनों चीजें हैं। अगर जात में उत्तर प्रदेश में विधायक या समर्थक बटेंगे तो उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को 2024 की लोकसभा में खामियाजा भुगतना पड़ा और फिर 27 के चुनाव में भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा जो राष्ट्रीय मुद्दा होता है, या तो राष्ट्रीय मुद्दा होता है तो धार्मिक ध्रुवीकरण होता है। और जब जात पे लोग जाएंगे तो बीजेपी का नुकसान होगा। कुछ विधायक ऐसे भी हैं जिनका टिकट कटने या डर है, तो एक माहौल भी उसको लेके बनाया जा रहा है। ठीक है पंकज, आता हूं जरा विशाल से समझ लूं। चर्चा भी हुई, ये भी बात सही है। और इस खास तौर पे गोंडा में महनून से जो विधायक हैं विनय त्रिवेदी, उनके विधानसभा क्षेत्र में एक कुर्मी जात के व्यक्ति मौत हो गई थी। हालांकि उनका कहना था कि मैंने मदद किया, उसको आवास दिया, आर्थिक रूप से मदद किया। उसके बावजूद उस जात के लोग जाकर के वहां प्रोटेस्ट किए, बवाल किए, धरना प्रदर्शन किए। और ऐसे ही पयागपुर के विधायक ने भी, सुभाष त्रिपाठी ने भी बात रखी। तो उनका कहना था कि अगर हमारे वर्ग से किसी का निधन या प्रताड़ित होता है तो हम लोग उसकी मदद करेंगे। हम लोगों को आर्थिक और राजनीतिक रूप से उस तरीके की हिस्सेदारी नहीं मिलती जैसे अन्य जातियों को मिलती। इन सब मुद्दों पे चर्चा हुई। आता हूँ कुर्मी वाला एंगल भी है, पूछूंगा ये बैठक, कुछ लोग क्या कह रहे हैं वो भी आपसे ही सवाल पूछूंगा। मगर विशाल, जिस नुकसान की बात 1/24 में दिखाई दी, अगर पीडीए वाली बात चली और 10 से 12 70% ब्राह्मण वोट बीजेपी को जाता है, ये कोई छुपा नहीं है। अगर 10 से 12 शिफ्ट हो गया तो बहुत खेल हो जाएगा, जो पंकज चतुर्वेदी कह रहे हैं। देखिए, इस बैठक की पीछे की रणनीति समझनी पड़ेगी। सबसे पहली बात है कि 11 अगस्त को एक बैठक होती है, जो बैठक एक होटल में की जाती है, जिसमें क्षत्रिय विधायक इकट्ठा होते हैं। करीब दावे किए जाते हैं 40 से अधिक ये विधायक थे। उस बैठक को नाम दिया जाता है कुटुंब के बैठक में क्या क्या चर्चाएं होती हैं, उसमें जो बात निकल कर आई, हालांकि वो कन्फर्म नहीं हुआ,
लेकिन ये बात निकल कर आई थी कि क्षत्रिय विधायकों के साथ जो बर्ताव किया जा रहा अधिकारी या फिर जो सरकार के लेवल पे मंत्री हैं वो उस हिसाब से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये बैठक जैसे ही हुई उसके बाद हाईकमान के पास शिकायत पहुंची और हाईकमान ने इसकी रिपोर्ट तलब की। जैसा पंकज बता रहे हैं उसी समय ब्राह्मण विधायकों ने भी ये तैयारी कर ली थी कि हम भी एक बैठक करके अपनी जातीय गोलबंदी दिखाएंगे। आप इस बात को माने या ना माने, यूपी का चुनाव पूरी तरीके से जातीय गोलबंदी पर ही होता है और हर बीजेपी का पूरा फार्मूला ही यही था कि सभी गैर यादव, ओबीसी और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सबको साध कर एक गुलदस्ता बनाने का। जिस गुलदस्ते की जातीय गुलदस्ते को बनाकर वो 2017 का चुनाव जीती, 2014 का चुनाव जीती, 2022 का चुनाव जीती, 2024 में पीडीए ने उसमें बड़ी सेंधमारी की। बिल्कुल। उसके बाद से लोगों को लगने लगा कि बीजेपी ऐसा ना हो कि पिछड़ों पे ज़्यादा फोकस करे और सवर्णों को पीछे छोड़ दे। तो ये सवर्ण विधायक जो थे उनके अंदर एक बेचैनी थी। दूसरा क्या था कि हर कोई विधायक, आप किसी भी बीजेपी विधायक से पूछ लीजिए तो उसकी एक शिकायत है कि उसकी थाने में नहीं सुनी जाती है, तहसील में नहीं सुनी जाती है, डीएम नहीं सुनी कहाँ जाती है। तो एक ये शिकायत फिर सुनी कहाँ जाएगी? अगर जनप्रतिनिधि की थाने नहीं सुने, कप्तान नहीं सुने, कलेक्टर नहीं सुने तो उसका सुनेगा कौन? घर वाले। आप ये देखिए ना, कई विधायकों ने खुले मन से ये चीजें कही कि हमारी सुनवाई नहीं होती है। इसके बाद क्षत्रिय विधायकों ने बैठक की। क्षत्रिय विधायकों की बैठक के बाद बाकी ब्राह्मण विधायकों को ये आया कि इन्होंने जातीय गोलबंदी कर दी है और एक अपना मैसेज दे रहे हैं कि हम जातीय गोलबंदी कर रहे हैं और मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। दबाव है पंकज, ये क्लियर है, बगावत नहीं है, दबाव है। लेकिन ये बैठक हुई कब? जब कुर्मी प्रदेश अध्यक्ष बना। ये तो देखना पड़ेगा ना। आपने गोंडा वाले विधायक की चर्चा भी की, लेकिन मुझे ये बताइए, क्या बीजेपी को अब ये साफ नहीं, ये मैसेज नहीं देगा? समाजवादी पार्टी का जो संगठन है वो जाके गांव-गांव ये मैसेज नहीं देगा कि देखिए पीडीए वाला बना तो ठाकुर अलग मीटिंग कर रहे हैं, ब्राह्मण अलग मीटिंग कर रहे हैं। मैसेज ही तो देना है, नैरेटिव पे ही तो अब चुनाव लड़े जा रहे हैं। बाद में कौन पूछ रहा 10,000 देंगे कि नहीं देंगे? नैरेटिव बनना है ना। तो ये कितना परेशान कर रहा है? किसी बड़े मंत्री या संगठन में किसी से बात हुई आपकी इस पर ऑफ द रिकॉर्ड? देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो सबसे बड़ी बात कि इस तरीके की अगर बैठक हो रही है तो अगर चर्चा हो रही है कि मुझे उस तरीके से राजनीतिक लाभ या राजनीतिक सपोर्ट नहीं मिल रहा है जितनी मेरी संख्या है, तो अगर चर्चा हो रही, मीडिया में बात आ रही, तो यानी सरकार आपकी है, यानी आपकी सरकार आपको वो उचित भागीदारी नहीं दे रही जिसकी आप अपेक्षा करते हैं। तो एक तरीके से सरकार पे ही हमला है, अपनी पार्टी पे हमला है। खुल करके जरूर नहीं बोल रहे, लेकिन अनंत त्रिपाठी जो मेधावल थे विधायक थे, उन्होंने कहा कि सामाजिक और राजनीतिक चर्चा हुई और कई जगह ब्राह्मणों के खिलाफ गलत बयानबाजी और उनके ऊपर बहुत सारी चीजें गलत हो रही है, उसको लेकर के हम लोग चर्चा किए। भाई यही काम तो कौशाम्बी में हुआ था। कौशाम्बी में तो यही मसला हुआ था। 24 के नतीजे आने के बाद कौशाम्बी में यही तो हुआ। लेकिन बीजेपी में जो इतनी बड़ी पार्टी है, संगठन है, सब लेके चलती है। मेरा मूल सवाल फिर आपसे वही है, चूक कहां हो जाती है? ये जो नारा ये देती है बटेंगे तो कटेंगे, तो उनके यहाँ ब्राह्मण अलग मीटिंग कर लेते हैं, ठाकुर अलग मीटिंग कर लेते हैं। हम कहते हैं कुछ भी ना हो। मैसेज तो ये गया ना, ब्राह्मण अलग बैठे थे, क्षत्रिय अलग बैठे। बिल्कुल। देखिए, इसमें जो मैसेज गया, सबसे बड़ा मैसेज ये गया कि अभी तक जो सवर्ण थे उन्होंने बैठक कर ली, अब पिछड़ी जातियां भी बैठक करेंगी। क्योंकि देखा जाए तो कुर्मी 41 विधायक जीत कर आए थे, जिसमें करीब 26 विधायक बीजेपी के हैं। इसके अलावा लोध हैं, लोध जात समाज से आते हैं विधायक, और बाकी गैर यादव। आपने बिल्कुल सही बात की। यही बात तो जब प्रदेश अध्यक्ष चुना जाना था तो साक्षी महाराज कल्याण सिंह की तिथि पर पहुंचे थे, तो यही बात तो उन्होंने कही थी कि लोधों का अब कोई समर्थन ही नहीं कर रहा है।
तो अब सबसे बड़ा सवाल बीजेपी के अंदर यही होगा कि क्या अब पिछड़ी जातियों के विधायकों की भी बैठक होगी? ये पंकज जी बताएंगे। केशव प्रसाद मौर्य कब कर रहे हैं? एक बैठक तो अभी चल ही रही है यहीं बगल में डालीबाग में, वो किसके धोबी यहाँ? समाज की बताई जा रही, जिसमें कई सारे विधायक और कुछ एमएलसी हैं। हालांकि उनकी संख्या ज्यादा नहीं है, लेकिन वो बैठक उन लोगों ने बातचीत की थी और कुछ अपने जो समाज के विधायक है उनके साथ वो बैठक कर रहे हैं। और जहां तक कुर्मी विधायकों की बात है तो पहले से ही पटेल बौद्धिक मंच बना हुआ है, जिसमें स्वतंत्र देव से लेकर के अवनीश सिंह जो एमएलसी हैं या कई सारे जो मंत्री हैं, राकेश सचाल से लेकर के अलग अलग वो लोग बैठक करते रहते हैं। उसमें रिटायर्ड ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, रिटायर्ड जज हैं, और उनका बकायदा एक फंड बना हुआ है। अगर उनके बिरादरी के साथ कुछ होता है तो उसकी आर्थिक मदद भी करते हैं। हर जगह नौकरी में जहां जरूरत होती है अपने स्तर से वो लोग मदद करते हैं, और उसकी बैठक कई बार हो चुकी है। और वो लोग उसके नेता स्वतंत्र देव सिंह को मानते हैं। हालांकि सार्वजनिक जगहों पे जाने से स्वतंत्र देव जो मंत्री हैं यूपी सरकार में वो परहेज करते हैं, लेकिन बैकडोर से सपोर्ट है, उसमें कई सारे दलों के लोग शामिल होते हैं। ब्राह्मणों की इस तरीके की ये पहली बैठक है। इससे अलावा अलग अलग वर्गों की बातचीत आती रहती थी, लेकिन ये माना जाता था ब्राह्मण समुदाय एकजुट नहीं होता है या अपने आप को सबसे ज्यादा बौद्धिक मानता है तो कोई इस तरीके की एकजुटता का प्रदर्शन नहीं करता है। लेकिन बात काफी दिन से चल रही थी। और अब पीएन पाठक जो कुशीनगर से आते हैं, पूर्वांचल से आते हैं, उस बैठक की उन्होंने अगुवाई शुरुआत कर दी। सवाल यही था शुरुआत कौन करेगा? प्रकाश द्विवेदी जो बांदा से विधायक है वो करेंगे या रमेश मिश्रा बल्लापुर से करेंगे? क्योंकि ये लोग लगातार सरकार से सवाल उठा रहे थे, कई मौके आए। पुष्कर जी, अब पंकज जी ने जो एक बात कही सबसे अहम बात है, पंकज जी मैं आपको रोकना एक मिनट पंकज, एक मिनट विशाल कुछ कह रहे हैं। एक जो अहम बात की इन्होंने कहा कि पटेल विधायकों की, कुर्मी विधायकों की बैठक होती थी, ना तो उसकी कहीं तस्वीर आती थी, वो चर्चा होती थी, ना उसको एक मुद्दा बनाया जाता था कि दिखाया जाता है कि हमारे पास एक तरीके से इतने विधायकों का एक पूरा एक गोलबंदी है। आप लोग आप देखिए क्षत्रिय विधायकों की जैसे ही मीटिंग हुई उसकी तस्वीरें आई, बकायदा एक तरीके से विधायक कह रहे थे कि नहीं हमने बैठक की और ये क्या, लेकिन तस्वीरें आई, दिखाई गई कि हम इतने विधायक हैं। साइन आज भी हुए, साइन कल भी हुए। वही उसके बाद अब ब्राह्मण विधायक भी एक साथ 40 विधायकों की इकट्ठा होकर मीटिंग कर रहे हैं। तो एक तरीके से पावर दिखाया जा रहा है कि भाई हमारे पास इतने विधायकों का पावर है, हमारे पास इतना वोट बैंक है। एक इंटरेस्टिंग बात आज पंकज ने खबर भी वो भेजी थी, विधान परिषद में आज आरक्षण को लेकर बहुत चिल्ला रहे थे केशव प्रसाद मौर्य। बीजेपी को संदेश दे रहे थे कि सपा वालों को दे रहे थे कि हक नहीं मारने दूंगा। वो किसके हक मारने को बता रहे थे इन बैठकों के बाद? अगर देखा जाए तो अखिलेश ने भी उस पर एक्सपोस्ट पे लिखा और उसी पे विधान परिषद में सपा वालों को सुना रहे थे। लेकिन हमें तो लग रहा था कि बीजेपी को संदेश दे रहे हैं कि अगर पिछड़ों का हक मारा गया तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। भाई राजनीति में तो बिटवीन द लाइन्स ही पढ़ा जाएगा ना, सीधा सीधा थोड़ी ना पढ़ा जाएगा। देखिए आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के ठीक पहले केशव प्रसाद मौर्य के कई सारे पत्र आए थे आरक्षण को लेकर के, और कुछ मांगे थी, कुछ भर्तियों में घपले की बात आई थी, आरक्षण नहीं दिया गया था जी। उस समय इसको लेकर के केशव प्रसाद मौर्य मुखर थे। अब चूंकि अभी थोड़े दिन पहले उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग जो होता है वो मुख्यमंत्री के पास है और लेखपाल पद के लिए भर्ती निकली थी, जिसमें आरक्षण की गड़बड़ी थी। यानी जितनी ओबीसी कोटे की सीटें निर्धारित होनी चाहिए उतना नहीं थी, उससे करीब 1000 या के आसपास सीटें कम बताई जा रही थी। उसके बाद अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाया, उनका राजभर ने चिट्ठी लिखी, और जब मामला आगे बढ़ा तो मुख्यमंत्री ने संज्ञान करते हुए भर्ती प्रक्रिया पे रोक लगाई। राजस्व परिषद की जो सचिव हैं कंचन वर्मा ने, उन्होंने यूपी ट्रिपल को चिट्ठी लिखी कि संशोधित सूची जल्दी आएगी, उसके बाद विज्ञापन जारी किया जाएगा। एक तरीके से भर्ती रद्द मानी गई और दोबारा विज्ञापन आरक्षण के साथ उस पर अध्ययन किया जा रहा है, न्याय विभाग से परामर्श लिया जा रहा है, फिर निकाला जाएगा। और उसी मुद्दे को लेकर के, आरक्षण को लेकर के विधान परिषद में सवाल उठा। आरक्षण का मुद्दा समाजवादी पार्टी लोकसभा में उठाई थी, हालांकि वो मेन आरक्षण भर्तियों का मामला था और विभाग मुख्यमंत्री के पास था। तो केसों का निशाना कहीं भी हो सकता है, दोनों तरफ हो सकता है। वो मैं 30 से 2 निशाने साध सकते हैं। नहीं भाई, वो केशव निशाना तो समाजवादी पार्टी पे ही साधेंगे, लेकिन अपने वोट बैंक को भी तो बताएंगे, अपने वोट बैंक को भी तो बताएंगे कि हम आपके लिए खड़े हैं। जिस शिक्षक भर्ती पर
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं शुरू हो सकी है, जिस पर केशव कह रहे थे कि हम पूरा न्याय दिलवाएंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए। तो अभी जब 27 में जाएंगे तो ये लोग पूछेंगे नहीं क्या? इसीलिए सरकार हर एक फैसले फूंक पे कदम रख रही है। अगर लेखपाल की भर्ती मतलब रोकी गई, सीएम का विभाग था तो गड़बड़ियां थी। अभी जो आउटसोर्सिंग निगम बनाया गया उसमें बकायदा आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो सरकार 24 में इसका खामियाजा भुगत चुकी है। हालांकि अध्यापकों की मुद्दा बड़ा मुद्दा है और कई सारे जब प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी बने थे तब भी इस मुद्दा निकल करके आया था कि उनकी समस्या का समाधान कब होगा। ये मुद्दा लंबे समय से चला आ रहा है और समाजवादी पार्टी इसको मुद्दा बनाती है। तो ये मुद्दा तो रहेगा ही, लेकिन ये अलग अलग जातियों का जो बैठकें होने लगी हैं, ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सरदर्द हो रहा है, सिरदर्द है। वो भर करके सामने खड़ी है। विशाल, जल्दी से बताइए, समय अब बहुत कम है मेरे पास। ये जो बार बार मुद्दा उठ रहा है, एक बैठक, दो बैठक, फिर आरक्षण, शीतकालीन के सत्र के बाद बजट सत्र आने से पहले अगर उपचुनाव उसके चुनाव होने होंगे पंचायत के, तो है उस समय ब्राह्मणों का ये गुट बड़ा संदेश नहीं जाएगा गांव गांव? देखिए, सबसे पहली बड़ी बात है कि ब्राह्मणों के एक बड़े गुट को बीजेपी के अंदर जो ब्राह्मणों का एक बड़ा गुट था, उसको ये उम्मीद थी कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी किसी ब्राह्मण को दी जाएगी। या ये उम्मीद जो है उनकी धरी की धरी रह गई। इसके बाद अभी देखिए जो चर्चा चल रही है कि जनवरी में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। उनको लगता है कि अभी से अगर हम प्रेशर बनाएंगे तो जो हमारा हक है, हमारी जाति का हक है मंत्रिमंडल पर, वो हमें मिल पाएगा। नहीं तो फिर उसमें भी क्योंकि बीजेपी को 2024 के चुनाव में पिछड़ी जातियां का समर्थन उसी तरह से नहीं मिला जितना उसको 2017-14 में मिला था। तो इस वजह से ये माना जा रहा था कि पिछड़ी जातियां, खासतौर पर कुर्मी और फिर लोध, इन समाज के लोगों को मंत्री पद दिया जा सकता है। इसके अलावा आप ये मानिए कि जाट जो हैं उनको भी मंत्री पद दिया जा सकता है। तो ये जो चर्चा हुई ना, पंकज से बस मोहर लगवा लूं क्या, खरमास खत्म होते ही, खिचड़ी खाते ही मंत्रिमंडल का चेहरा बदलेगा? देखिए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आने में करीब 1 साल लगे, तो मंत्रिमंडल की चर्चा जरूर है, लेकिन मामला लंबा खिंच सकता है। नहीं, लंबा कितना खींचेगा? जो भी रहेगा वो अक्टूबर तक रह नहीं पाएगा, आचार संहिता लग जाएगी। होना है, उसके बाद केंद्र से लेके उत्तर प्रदेश दोनों जगह संगठन में लोगों को किसको लिया जाना है, पंकज करना है, किसको मंत्रिमंडल, काउंट डाउन करके अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। काउंट डाउन करके वो बता रहे हैं 11 जनवरी को चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा 2026 को 27 में। अब टाइम बिल्कुल कम बचा है। जब उनकी मैंने बात सुनी थी तब वो कह रहे थे 395 दिन बचे हैं, अब और भी कम हो गए होंगे। नहीं, उसमें सबसे बड़ी बात है कि 3 महीने तो पंचायत चुनाव चला जाएगा। पंचायत चुनाव चला जाएगा, फिर वो मंत्री बन के भी क्या करेंगे? बीजेपी को तो सिर्फ मैसेज देना होता है कि इन जातियों को मैंने मंत्री बनाया, इन क्षेत्र से बनाया, बाकी काम बाकी लग रहा जो है वो सबको मालूम है। यही सवाल मैं विशाल से भी, क्या आपको लग रहा है कि आप मंत्री बना देंगे उससे सब सेटिस्फाई हो जाएगा मामला? समय कम है, मैं पूछ रहा हूं बस, बताइए पंकज, मंत्री बना देंगे और सब सही हो जाएगा, पिछड़ा सब मान जाएगा? 400 का लक्ष्य लेके चले थे, मंदिर बनवाया था, 240 पे अटक गए। देखिए, कुर्मी विधायक, और आप ये 2024 का इलेक्शन देख लीजिए तो बीजेपी से सबसे ज़्यादा पिछड़ों में जो टूटा है वोट बैंक, वो है कुर्मी, ठीक है? बिल्कुल। और उससे कुर्मी वोट बैंक को फिर से वापस पाने के लिए पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, जो आरोप लग रहे हैं। अब आप समझिए कि कितना बीजेपी मैसेज देना चाहती है कुर्मी वोटरों के बीच में कि आपके बीच के ही एक आदमी को हमने बड़ी कुर्सी दे दी। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल मंत्री पद ऐसे ही बनाया जाएगा कि भाई इस समाज को हमने प्रतिनिधित्व अभी दे दिया। पंकज मुझे बता देंगे, पंकज क्या इतना बड़ा चेहरा है जो कुर्मी गया है, वो योगी जी का चेहरा और मोदी जी का चेहरा नहीं देखेगा, राष्ट्रवाद नहीं देखेगा, सिर्फ पंकज चौधरी का चेहरा देखकर भाजपा से दोबारा लौट आएगा? बीजेपी कोशिश तो यही कर रही है, लेकिन अब तक जो इतिहास तो खंगाले तो अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग कुर्मी नेता रहे।
कोई भी उत्तर प्रदेश का इकलौता नेता नहीं बन पाया जो एक बिल्कुल। तरफा वोट कुर्मी मतदाताओं का ले सके। चाहे बेनी बाबू से लेके धनीराम वर्मा सब बड़े है। कुर्मी नेता थे, लेकिन वो भी अवध क्षेत्र तक सीमित थे। ऐसे सोनेलाल पटेल थे, प्रयागराज क्षेत्र के। तक थे। संतोष गंगवार थे, वो रोहिलखंड बरेली पश्चिम था। उत्तर प्रदेश में उनका प्रभाव था। लेकिन एक लाने की कोशिश की है। बीजेपी हमेशा इस तरीके की चीजें करती रहती है और सफल भी होती है। तो बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और उस बेल्ट से बनाया है जहां प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों एक ही क्षेत्र के हैं। तो कोशिश बीजेपी की है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ नोटों का झुकाव ज्यादा था। बाकी चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का जो फार्मूला है उसके तहत ही चुनाव होता है और कई सारी ऐसी घोषणाएं होती चुनाव से पहले जो मतदाताओं को ये भी बात सही है विशाल, आकर्षित करती है। कहीं भी चुनाव हो बीजेपी आखिरी हर में वो चेहरा कोशिश करती है चुनाव नहीं, जीतने के लिए। एक बात जो पंकज ने बहुत अच्छी बात कही कि बीजेपी एक्सपेरिमेंट करती रहती है। ठीक है, बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष कुर्मी देकर एक्सपेरिमेंट किया, क्षत्रिय विधायकों ने भी बैठक करके एक्सपेरिमेंट किया, वही कि ब्राह्मणों ने लागू कर दबाव लिया। बनता है कि नहीं। हाँ। फिर ब्राह्मण विधायकों ने भी वही एक्सपेरिमेंट किया है अब कि दबाव आज बनता है या जालीबाग नहीं। में जो बैठक हो रही है उसका भी पंकज अपडेट देंगे अभी थोड़ी देर में कि क्या रहा। तो लेकिन एक खास सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल अटल जी के नाम पे जो लखनऊ में प्रेरणा स्थल बना हुआ उसका प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने आ रहे हैं जी। और उससे पहले उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण विधायक बीजेपी के ही कह रहे हैं कि मुझे उस तरीके का जो राजनीतिक भागीदारी होनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही वो है। कलराज जी की वापसी होगी। कलराज जी खाली बैठे, उनकी अध्यक्षता में एक मार्गदर्शक मंडल बनेगा मेरी समझ में, वो समझाएंगे। तो विशाल आपका और पंकज आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी में ब्राह्मणों के बाद, ठाकुरों के बाद ब्राह्मणों की इस बैठक का क्या नतीजा रहेगा ये आगे आने वाला समय बताएगा और पंचायत चुनाव के नतीजे भी बताएंगे कि क्या हाल रहा।